सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुबह 7 बजे की हेडलाइंस के साथ। समाजवादी पार्टी में सुलह की कोशिशें जारी, मतभेद पैदा करने के आरोपों से अमर सिंह का इनकार। रामगोपाल चुनाव आयोग को आज सौंपेंगे हलफनामा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने का समर्थन। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राजनीतिक प्रस्ताव पारित। नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक को बताया ऐतिहासिक फैसला। नोटबंदी के खिलाफ देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन। डीएम कार्यालयों का घेराव, बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता हिरासत में। विकास दर के आंकड़ों में आधा फीसदी की कटौती। मौजूदा साल में 7.1% रहने का अनुमान। प्रति व्यक्ति आय में 10% से ज्यादा के इजाफे का दावा। अमेरिका के फ्लोरिडा में हवाई अड्डे पर फायरिंग, 5 की मौत, 10 से ज्यादा जख्मी, एक संदिग्ध गिरफ्तार। समाजवादी पार्टी में सुलह की कोशिश एक बार फिर नाकाम हो गई। शिवपाल सिंह यादव ने कल सुबह मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। बाद में उन्होंने मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकात की, लेकिन बात नहीं बनी। इसके चलते मुलायम सिंह यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द कर दी गई। इधर रामगोपाल यादव आज चुनाव आयोग को अखिलेश का समर्थन करने वाले विधायकों और सांसदों का शपथ पत्र सौंपेंगे। समाजवादी पार्टी में जारी विवाद को सुलझाने की शुक्रवार को फिर कोशिश की गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिले। इसके बाद शिवपाल सिंह यादव मुलायम सिंह यादव से मिलने गए। अमर सिंह ने भी पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात की। सुलह कराने में जुटे पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान भी मुलायम सिंह से मिले। मैं तो नेताजी से अपील करूंगा कि नेताजी उनसे बचिए। बेटा सबसे बड़ा होता है, ये लोग जो हैं ये उतने बड़े नहीं हैं। ये सब आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, ये बीजेपी के एजेंट हैं। माना जा रहा है कि टिकट बंटवारे के मसले पर अखिलेश यादव पूरा अधिकार चाहते हैं। साथ ही अमर सिंह को पार्टी से बाहर करने पर अड़े हैं। सबका मानना है कि मुख्यमंत्री की सलाह से ही टिकट वितरण होना चाहिए। उन्होंने पूरी के पूरे टिकट बांट दिए। हमारे कई सीनियर मिनिस्टर का भी टिकट काट दिए, कई विधायकों का काट दिए। कोई ये मानक कोई नहीं तैयार किस आधार पर टिकट काटा गया। तो कहीं न कहीं हमारे मन में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के हर एक समाजवादी के मन में ये खौफ है कि नेताजी से जाने क्या करा दिया जाए। वहीं अमर सिंह ने मुलायम अखिलेश के बीच दरार पैदा करने के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। हम उत्तर प्रदेश में या लखनऊ में मैं इसलिए नहीं आया हूं कि गतिरोध हो, अवरोध हो। मैं चाहता हूं समन्वय हो, पिता पुत्र में युक्ति हो। मुलायम सिंह जी का भी सम्मान रहे और अखिलेश का यशस्वी नेतृत्व भी आगे बढ़े। ऐसी कोई राह निकलती है तो उसके समर्थक हम भी हैं और शिवपाल जी भी हैं। इधर दिल्ली में रामगोपाल यादव ने कहा कि अखिलेश यादव के समर्थन में 212 विधायकों, 56 एमएलसी और 15 सांसदों ने हल्फनामा दिया है और पार्टी के ज्यादातर नेता भी उनके साथ हैं, जिसे चुनाव आयोग के सामने पेश किया जाएगा। सारा रिकॉर्ड है। पार्टी का 90% से ज्यादा प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, डेलीगेट सब अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो समाजवादी पार्टी है उसके साथ है। बैठकों के दौर के बीच फिलहाल दोनों गुटों में सुलह के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसी सूरत में चुनाव चिन्ह पर अंतिम फैसला निर्वाचन आयोग को ही करना पड़ेगा। दोनों ही खेमों को अपना समर्थन चुनाव आयोग के सामने प्रमाण सहित 9 जनवरी तक रखना है। साथ ही ज्यादातर चुनावी सर्वों में बोला जा रहा है कि अगर पार्टी टूटती है तो इसका नुकसान अखिलेश और मुलायम दोनों को ही होगा। तो क्या ये कोशिशें पार्टी को टूटने से बचा सकती हैं? लखनऊ से कैमरामैन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित हुआ, जिसमें दावा किया गया कि मोदी सरकार के कड़े फैसलों से गरीबों के कल्याण की दिशा में ऐतिहासिक काम हुआ है। प्रस्ताव में राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने प्रधानमंत्री के लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के विचार का समर्थन भी किया। पार्टी के इस प्रस्ताव को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पेश किया। उन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष के व्यवहार को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि रुकावट और घबराहट विपक्ष की पहचान बन गया है। प्रस्ताव में पश्चिम बंगाल की स्थिति पर भी चिंता जताई गई। इस मामले में राज्य सरकार के रवैये को भेदभावपूर्ण बताते हुए इसकी निंदा की गई। राज्य के धूलागढ़ में हाल ही में हुई हिंसा पर प्रस्ताव में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़े किए गए। इसके अलावा राजनीतिक प्रस्ताव के दौरान बंगाल और केरल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले का मुद्दा भी उठा।
बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी को ऐतिहासिक फैसला बताया है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ये बात कही। बैठक में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर चर्चा हो रही है। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने किया। उद्घाटन भाषण में अमित शाह ने सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी को साहसिक फैसला बताया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से आतंकवाद, नक्सलवाद और ड्रग्स तस्करों की कमर टूट गई है। बीजेपी अध्यक्ष के मुताबिक नोटबंदी से कर चोरी रुकेगी और विकास के लिए ज्यादा रकम हासिल होगी। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, चारों चीजें और स्वास्थ्य और शिक्षा, ये अगर सही मायने में देना है, 70 साल के भी बाद भी देश की यही हालत है कि यही प्राथमिकता हो गई है और इसको अगर देना है तो उसके लिए ज्यादा पैसे सरकार के पास आने चाहिए, इसलिए कर चोरी रोकना है। बैठक में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव पर विस्तार से चर्चा हो रही है और प्रचार की रणनीति को आखिरी रूप दिया जाएगा। बीजेपी ने कहा कि नोटबंदी के दौरान जहां भी चुनाव हुए वहां बीजेपी को भारी सफलता मिली। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में जहां कहीं हम चौथे नंबर पर भी नहीं रहते थे, दोनों जगह हम 2 नंबर पर आए। महाराष्ट्र, आसाम, चंडीगढ़, गुजरात, राजस्थान, यहां हमारा जबरदस्त विजय हुआ। कुल मिला के 10,000 सीटों पर चुनाव हुए, 8,000 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की। वहीं पार्टी को विस्तार देने के लिए कार्यकर्ताओं को 6 महीने उन इलाकों में भेजा जाएगा जहां बीजेपी कमजोर है। हारी हुई लोकसभा सीटों पर भी कार्यकर्ता प्रचार करेंगे। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस ने कल देशव्यापी प्रदर्शन किया। कई जगहों पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया तो कहीं उनकी पुलिस से झड़प भी हुई। पार्टी ने सरकार से पूछा है कि नोटबंदी के बाद कितना काला धन आया और किसानों का कर्ज कब माफ होगा। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता शुक्रवार को सड़कों पर उतरे और जिला कार्यालयों पर नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन किया। केरल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया। रिजर्व बैंक दफ्तर पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया गया। Right gesture to make to show the concern of the people against all the consequences of demonetization. The Reserve Bank has really let down the country and its conduct in the planning and execution of this scheme has been deplorable to say the least. The shortage of money. रायपुर में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। हमारी जो मांग है, राष्ट्रपति को हमने ज्ञापन हम सौंपने कलेक्टर को आए हैं कि आखिर इस देश में कितना पैसा जमा हुआ, दूसरा इसमें कितना काला धन है, तीसरा देश को इससे कितना नुकसान हुआ है 55 दिनों में। पटना में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की। प्रधानमंत्री जी ने के एक निर्णय से पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, इसीलिए हम प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि इस देश के जो किसान मजदूर हैं, जो किसानों का कर्ज है वो माफ किया जाए। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस विपक्षी दलों के साथ मिलकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दे चुकी है। पार्टी का आरोप है कि इससे अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पुराने नोट बदलवाने के लिए लोग रिजर्व बैंक आ तो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को निराशा हाथ लग रही है। अचानक नियम बदलने से भी लोग नाराज हैं। जालंधर के रहने वाले हरविंदर पाल दिल्ली में रिजर्व बैंक के दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं। 5 जनवरी को वापस आए तो बेटी के पास पड़े पुराने नोट भी ले आए, लेकिन आरबीआई ने नियमों का हवाला देते हुए नोट बदलने से इनकार कर दिया। आरबीआई चंडीगढ़ में भी है, जोन वाइज कुछ चलो जो नियर हो, किसी के 150-200 किलोमीटर तक जमा करा दें। ये तो इनजस्टिस हो रहा है पब्लिक के साथ, कोई पब्लिक बोल भी नहीं रही। कुछ समझ में ही नहीं आता ना। आप पहले दिन से बोल रहे 31 मार्च को रीजन बता के जमा कराओ, तो क्या ये रीजन नहीं है? ये भी तो रीजन ही है, सोलिड रीजन है। हरविंदर की तरह कई और लोग हैं जो बार बार नियम बदलने से परेशान हैं। उनका कहना है कि 31 मार्च तक शर्तों के साथ नोट जमा करने का ऐलान हुआ था, लेकिन नए आदेश से सब परेशान हैं। मैं अभी लाइन में लगा हूँ, पास बनवाया है, बोले आपके लिए रूल लागू नहीं, आपके पैसे नहीं होंगे जमा। क्यों? क्या बोल रहे हैं?
बोला आप 14 तारीख को आ चुके थे, तो एक वीक टाइम अपना काम करेगा, पर्सनल काम करेगा, दोबारा जाना है, उसके पेपर भी करना है, ऊपर से घर भी देखना है। हमारे को ये बताया गया था कि 30 दिसंबर तक आप बैंकों में जमा कर सकते हैं, 30 दिसंबर के बाद आप 31 मार्च तक आप RBI में जाकर के जमा करवा सकते हैं, मगर यहाँ पे आकर के हमारे को बहुत धक्केबाजी मिल रही है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक एनआरआई 30 दिसंबर तक पुराने नोट जमा करा सकते हैं। वहीं 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक देश से बाहर रहने वाले लोग 31 मार्च तक नोट बदलवा सकते हैं। पुराने नोट सिर्फ नागपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में ही बदले जाएंगे। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। टीएमसी सांसदों की गिरफ्तारी से नाराज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाकर राष्ट्रीय सरकार की मांग की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाकर राष्ट्रीय सरकार ही बेहतर विकल्प है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह या अरुण जेटली को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। ममता बनर्जी पार्टी के 2 सांसदों की गिरफ्तारी से नाराज हैं। उनका आरोप है कि राजनीतिक बदले और साजिश के तहत गिरफ्तारी की गई है। टीएमसी इसके विरोध में प्रदर्शन कर रही है। सीबीआई ने रोज वैली चिटफंड मामले में टीएमसी के 2 सांसद तापस पॉल और सुदीप बंदोपाध्याय को गिरफ्तार किया है। ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট আসুক, তাতে যদি আডবাণীজিও দায়িত্ব নেন আমার কোনো আপত্তি নেই, তাতে যদি রাজনাথ সিংজিও দায়িত্ব নেয় আমার কোনো আপত্তি নেই, তাতে যদি অরুণ জেটলিও দায়িত্ব নেয়, তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে, তারা চালাক 2 বছর, আমাদের কি আপত্তি আছে? আমি তো বলছিলাম সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভেঙে দিয়ে আমি তো বলতে পারতাম কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রপতি শাসন করা উচিত। আমি তো কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রপতি শাসন বলছি না, ন্যাশনাল গভর্নমেंट বলছি। सुप्रीम कोर्ट ने मैक्सिस के 2G लाइसेंस को किसी अन्य कंपनी को हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी है। अगर मैक्सिस के मालिक 27 जनवरी तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो लाइसेंस रद्द हो जाएगा। मूल रूप से ये लाइसेंस 2006 में एयरसेल को मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने 2G मामले से जुड़े एयरसेल मैक्सिस सौदे पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने मैक्सिस के 2G लाइसेंस को हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी है। साथ ही कंपनी इस लाइसेंस से कोई भी कमाई नहीं कर सकेगी। इतना ही नहीं, मैक्सिस के मालिक आनंद कृष्णन और राल्फ मार्शल 27 जनवरी को कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो लाइसेंस रद्द हो सकता है। अभी तो ये अपना स्पेक्ट्रम और शेयर्स वगैरह नहीं बेच सकते। केस को फरवरी में लगाया है, 3 फरवरी को शायद, और बोला है कि भाई सरकार ये बताए कि किस तरह से इनका स्पेक्ट्रम, अगर ये लोग नहीं आते ट्रायल फेस करने, तो इनका स्पेक्ट्रम किस तरह से किसी और कंपनी को ट्रांसफर किया जा सकता है। कोर्ट ने इस आदेश को मलेशिया के अखबारों में छपवाने को भी कहा है। इसके बाद भी मैक्सिस के मालिक नहीं आते हैं तो वो नुकसान की भरपाई का दावा नहीं कर पाएंगे। याचिका में आरोप लगाया गया था कि विशेष अदालत के बावजूद दोनों आरोपी पेश नहीं हो रहे हैं और स्पेक्ट्रम बेचने पर विचार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सहारा डायरी मामले में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा है। पार्टी ने इस मामले में निष्पक्ष जांच के आदेश देने की भी मांग की है। शुक्रवार को कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सहारा और बिरला समूह के दफ्तरों पर आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों से प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा है। उन्होंने सरकार पर मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले को चुपचाप और जल्दी से निपटाने की कोशिश की जा रही है। Shockingly, entire case against Sahara Group is being sought to be closed in a hush-hush and conspiratorial manner with great and alarming speed. खबरें जारी है, लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गीत संगीत से है जिनकी पहचान, बड़े बड़े कलाकारों के साथ मिला जिन्हें आशीर्वाद रूपी संगत का मौका। संगीत के ये लोग महर्षि लोग हैं, मेरे पिताजी हैं, ये पंडित जी जसराज जी, शिव जी, पंडित हरिप्रसाद जी, ये लोग ये कैसे इस तरह से यहाँ आए, मैं उसको काफी करीब से जानने की कोशिश करता हूँ। मेले शख्सियत में पंडित रामकुमार मिश्र से शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार शाम 4:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। वित्त वर्ष 2016-17 में विकास दर में गिरावट का अनुमान है।
सरकार के मुताबिक जीडीपी 7.1% की दर से बढ़ेगी। पिछले वित्त वर्ष में जीडीपी की विकास दर 7.6% थी। रुपए के हिसाब से प्रति व्यक्ति 1 लाख को पार कर गई है, लेकिन इसकी वृद्धि दर में गिरावट आई है। सीएसओ ने शुक्रवार को जीडीपी वृद्धि दर के अग्रिम आंकड़े जारी कर दिए। ये अनुमान कारोबारी साल के पहले 7 महीने के औद्योगिक उत्पादन के आधार पर लगाया गया है। नोटबंदी के असर को इसमें शामिल नहीं किया गया है। सरकार का मानना है कि 8 नवंबर से लागू हुई नोटबंदी के बाद के आंकड़ों से जीडीपी का अनुमान बदल भी सकता है। इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, क्योंकि यदि इकोनॉमी के स्ट्रक्चर्स चेंज करते हैं, बिहेवियरल प्रैक्टिसेस चेंज करती है, हम यदि लेस कैश सिस्टम में जाते हैं तो कई प्रोसेसेस में ओवर टाइम बदलाव आएगा। आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2015-16 के 7.6% के मुकाबले 2016-17 में जीडीपी 7.1% रहने का अनुमान है। गिरावट की वजह मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग सेक्टर में सुस्ती है। कृषि क्षेत्र की विकास दर 1.2% के मुकाबले 4.1% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय 5.6% की दर से बढ़ेगी, जबकि पिछले वित्त वर्ष में ये 6.2% थी। जब सारे विश्व में मतलब स्लो डाउन हो रही है और सारे डेवलप्ड कंट्रीज में भी स्लो डाउन हो रही है, तो नेचुरली इंडिया कैन नॉट बी एन एक्सेप्शन। इंडिया स्टिल अमंग द कंट्रीज, आई थिंक इंडिया इज परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स। सीएसओ ने कहा है कि नोटबंदी लागू होने के चलते आंकड़ों का सावधानी से विश्लेषण किया जा रहा है। वहीं 28 फरवरी को तीसरी तिमाही के संशोधित अनुमान जारी किए जाएंगे। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कनॉट प्लेस को वाहन मुक्त बनाने के फैसले पर कारोबारियों ने कड़ा एतराज जताया है। हालांकि सरकार का कहना है कि सभी पक्षों से बातचीत के बाद ही प्रायोगिक तौर पर वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली के कनॉट पैलेस को वाहन मुक्त बनाने की पहल का विरोध तेज हो गया है। सरकार के इस फैसले का व्यापारी संगठन विरोध कर रहे हैं। कारोबारियों का मानना है कि इस कदम से उनके कारोबार को भारी नुकसान होगा। ये कमर्शियल सेंटर रहेगा। कमर्शियल सेंटर में आप देखते हो कि इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए, लोग कैसे आते हैं, सुविधा कैसी होनी चाहिए, किस तरह से इजी होना चाहिए लोगों को आने जाने के लिए। बट ये तो आप नहीं देख रहे ना, यहाँ तो उल्टा देख रहे हैं। आप इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि सभी पक्षों से बातचीत करने के बाद ही कनॉट पैलेस को वाहन मुक्त बनाने का फैसला लिया गया। I can assure the traders also this will be helpful to them. Their business also will increase. And then with regard to issues raised by some people that hawkers will come and squat, no hawker who is unauthorized will be allowed to squat anywhere. They will all be regularized and a definite place will be fixed for them. इस बीच आम जनता इस फैसले से बेहद खुश है। It's very good. At least pollution will be less. मार्केटिंग वाले जो शॉपिंग वगैरह करने आते हैं उनके लिए इजी हो जाएगा, नहीं तो गाड़ियों के बीच में फंस के रह जाते हैं आधे लोग तो। केंद्र सरकार ने गुरुवार को फैसला किया था कि कनॉट पैलेस के मिडिल और इनर सर्कल को फरवरी से 3 महीने के लिए वाहन मुक्त किया जाएगा। फिलहाल ये व्यवस्था प्रायोगिक होगी। स्मार्ट सिटी के तहत सरकार कनॉट प्लेस को व्हीकल फ्री बनाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चलाने जा रही है। सरकार के लिए इसे सफल बनाने के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि नोटबंदी के बाद ये दूसरा ऐसा फैसला है जो सीधे तौर पर जनता से जुड़ा है। कैमरा पर्सन विजय कुमार के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और जैसा हमने आपको बताया कि सरकार ने ज़रूर ये कहा है कि सभी पक्षों से बातचीत के बाद इस तरह का फैसला लिया है, लेकिन विरोध के बाद देखना होगा अब किस तरह का कदम उठाया जाता है। वहीं दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण की परियोजना को मंजूरी मिल गई है। 103 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के तहत मेट्रो रिठाला से जनकपुरी और आर.के. आश्रम से होते हुए एरो सिटी तुगलकाबाद तक जाएगी। दिल्ली कैबिनेट ने शुक्रवार को इसके अलावा 3 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें सड़क दुर्घटना में मदद करने वालों को 2000 रुपए इनाम देने और बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाना भी शामिल है। इसमें कुल 6 रूट होंगे। हर महीने दिल्ली कैबिनेट को कार्य प्रगति की रिपोर्ट दी जाएगी। वहीं सरकार ने 69 साल तक के बुजुर्गों की पेंशन 2000, जबकि इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों की पेंशन में 2500 रुपए प्रतिमाह करने का फैसला किया है। भारत ने आतंकवादी मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध की सूची में डालने के लिए एक बार फिर प्रस्ताव पेश करने का फैसला लिया है। भारत इस पर विचार के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के सदस्य देशों को तैयार करेगा। इस मामले में भारत के पुराने प्रस्तावों की मियाद खत्म हो चुकी है। भारत ने मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधित आतंकवादियों की सूची में शामिल करने के लिए नए सिरे से कोशिश शुरू करने का फैसला किया है।
भारत इसके लिए कुछ अन्य देशों को शामिल करना चाहता है। इसमें बोलीविया, इथियोपिया, कजाकिस्तान, स्वीडन और इटली समेत कई देशों को सह प्रायोजक बनाने का प्रयास किया जाएगा। ये पांचों देश सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य हैं। And we on our side are resolved that that we shall not never stop saying this, that we will continue to point out the absurdity of the UNSC, the Security Council 1267 committee. मसूद अजहर के खिलाफ भारत के प्रस्ताव को 1 साल से चीन लगातार तकनीकी कारणों से टलवाता रहा है। पिछले साल जब तकनीकी रोक की मियाद खत्म हुई तो 30 दिसंबर को वीटो लगा दिया गया। चीन इस प्रस्ताव का विरोध करने वाला इकलौता देश है। We really do expect China to hear the voice of the world, not just the voice of India on terrorism. And the voice of the world is heard over and over again, as I said, at many fora. 2-3 बार सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव की मियाद खत्म होने पर संबंधित देश उसे फिर से उठाने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को जारी रखते हुए नए सिरे से प्रस्ताव लाएगा। चीन के अड़ियल रवैये के बावजूद भारत उसे समझाने के अपने प्रयास जारी रखेगा। पठानकोट हमले में मसूद अजहर के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने के बाद भारत के आरोप और ठोस हुए हैं। अब देखना यह है कि चीन आतंकवाद के मसले पे दुनिया के अधिकांश देशों के साथ खड़ा होता है या सुरक्षा परिषद में एक बार फिर अपने को अलग थलग पाता है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। बाद मौसम की उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का सितम जारी है। कश्मीर घाटी में लगातार चौथे दिन भारी बर्फबारी हुई। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। इस बीच कश्मीर यूनिवर्सिटी ने आज और कल होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। रेंगती गाड़ियां, सफेद चादर से ढकी सड़कें। बीते 4 दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी ने कश्मीर घाटी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। भारी बर्फबारी से श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। वहीं श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा है। इससे पहले श्रीनगर में 12 उड़ानों को रद्द कर दिया गया। अवंतीपुरा, अनंतनाग और कांजीगुंडा का संपर्क बाकी हिस्सों से कट गया है। अगले कुछ दिन भी भारी बर्फबारी की आशंका है। घाटी के ज्यादातर इलाकों में पारा 0 से नीचे लुढ़क गया है। लेह में पारा -9.5 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं कारगिल में तापमान -9 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाके कोहरे की चपेट में हैं। इसका सबसे ज्यादा असर ट्रेनों के आवागमन पर दिख रहा है। 80 से ज्यादा ट्रेनें कई घंटों की देरी से चल रही हैं। पूछताछ किया, खाली टाइम पर टाइम बढ़ रहा है, आदमी पब्लिक परेशान हो जाता है। पूछने जाने में भी तरीके से कोई बात करता नहीं है। पूछताछ में भी कोई खोज खबर नहीं है। कभी 4 बजे दिखाते हैं, फिर 7 बजे हो जाती है, 7 बजे के बाद 10 बजे हो जाती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में गलन भरी सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन ऐसे ही हालात बने रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि युवाओं में सकारात्मक बदलाव देश को और तरक्की की ओर ले जा सकता है। राष्ट्रीय कैडेट कोर के गणतंत्र दिवस कैंप के उद्घाटन के दौरान उन्होंने ये बात कही। गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाले एनसीसी कैडेट्स का गणतंत्र दिवस कैंप दिल्ली में शुरू हुआ। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कैंप के उद्घाटन के मौके पर एनसीसी कैडेट्स को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है। They are the future of the country and their actions and inactions both contribute to the state of the nation. If the youth are educated and willing to go the extra mile to effect positive change, nothing can prevent the country from greatness. उपराष्ट्रपति ने कहा कि एनसीसी की युवाओं के चरित्र के निर्माण में अहम भूमिका है। साथ ही ऐसे कैंपों से अलग अलग हिस्सों से आए युवाओं को आपस में मुलाकात का मौका मिलता है। Experience such as this camp highlights the essence of universal brotherhood, transcending and help you learn valuable life and work skills such as teamwork and leadership.
गणतंत्र दिवस कैंप में हिस्सा लेने आई कैडेट्स का देश भर में चयन होता है और इन्हें राजपथ पर परेड में सलामी देने का मौका मिलता है। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका के फ्लोरिडा में हवाई अड्डे पर हुई गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हुए हैं। गोलीबारी फोर्ट लॉडरडेल टर्मिनल 2 के बाहर चेक पॉइंट पर हुई। पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। गोलीबारी के काफी देर बाद भी एयरपोर्ट पर गहमा गहमी का माहौल रहा। हवाई अड्डे पर सभी तरह की सेवाओं को फिलहाल रोक दिया गया है। शुक्रवार को एयरपोर्ट पर करीब 325 उड़ानों के आगमन, जबकि इतनी ही उड़ानों की रवानगी का कार्यक्रम था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव जिताने में मदद करना चाहते थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने के लिए पुतिन ने एक व्यापक साइबर कैंपेन शुरू करने का निर्देश दिया था। इसके जरिए रूस का इरादा अमेरिकी जनता को लोकतंत्र में विश्वास को कम करना था, लेकिन बाद में साइबर कैंपेन का मकसद डोनाल्ड ट्रंप की मदद करना हो गया। उत्तरी ब्राजील की रोराइमा जेल में हुई हिंसक झड़प में 33 कैदियों की मौत हो गई। इसी हफ्ते हुई ये दूसरी वारदात है। जेल प्रशासन के मुताबिक कैदियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान हुई चाकूबाजी में कैदियों की जान चली गई, वहीं 184 कैदी भागने में कामयाब रहे। ब्राजील की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने की वजह से हाल के दिनों में हिंसक झड़प के कई मामले सामने आए हैं। कुछ दिन पहले राष्ट्रपति मिशेल टेमर ब्राजील के 26 राज्यों में जेल बनाने का ऐलान किया है। और क्रिकेट से जुड़ी अहम खबर है। महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी छोड़ने के बाद विराट कोहली को वनडे और टी20 टीम की कमान सौंप दी गई है। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली वनडे और टी20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। कप्तानी से इस्तीफा देने के बावजूद धोनी दोनों फॉर्मेट में खेलेंगे। 9 महीने बाद युवराज सिंह की वनडे और टी20 टीम में वापसी हुई है। मुख्य चयनकर्ता MSK प्रसाद ने कहा कि घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से युवराज का चयन किया गया है। टी20 टीम में ऋषभ पंत एकमात्र नए चेहरे हैं। ऋषभ बेहतरीन बल्लेबाज होने के साथ ही विकेट कीपर भी हैं। बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे को वनडे टीम में रखा गया है, लेकिन टी20 से हटा दिया गया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। समाजवादी पार्टी में सुलह की कोशिश जारी, मतभेद पैदा करने के आरोपों से अमर सिंह का इनकार। रामगोपाल चुनाव आयोग को आज सौंपेंगे हलफनामा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने का समर्थन। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राजनीतिक प्रस्ताव पारित। नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक को बताया ऐतिहासिक फैसला। नोटबंदी के खिलाफ देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन। डीएम कार्यालयों का घेराव। बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता हिरासत में। विकास दर के आंकड़ों में आधा फीसदी की कटौती। मौजूदा साल में 7.1% रहने का अनुमान। प्रति व्यक्ति आय में 10% से ज्यादा के इजाफे का दावा। अमेरिका के फ्लोरिडा में हवाई अड्डे पर फायरिंग। 5 की मौत, 10 से ज्यादा जख्मी, 1 संदिग्ध गिरफ्तार। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।